वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने करगिल जंग के शहीदों को खराज-ए-अक़ीदत पेश किया। राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए जंग आज़ादी के शुहदा को भी याद किया, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान का तस्करा किया। वहीं उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद किया। के रूप में विराजमान है महोदय, आपके उद्बोधन के लिए मैं आपको मंच रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाक उल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की यही इलाहाबाद का कंपनी गार्डन उत्तर प्रदेश में अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं अब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा। यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, वह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बहनों भाइयों, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना थी जिसने की अपनी शहादत देने की प्रेरणा उन्हें दी थी। मैं याद करना चाहता हूं अशफाक उल्लाह खां को। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में उसे फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाक उल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शहादत देने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाक उल्लाह तुम पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? तो अशफाक उल्लाह ने कहा, क्या मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह फांसी का फंदा, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो ब्रिगेडियर उस्मान थे। बहनों भाई, यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को मैं आजादी नहीं दिला लूंगा तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक झंगड़ के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर मैं नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। दिल्ली का एक 31 साला रिहायशी मुतासर पाया गया है। यह शख्स दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दाखिल है। 2 रोज कबल बुखार और खारिश की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे दाखिल करा गया। सरकारी जराये ने बताया कि मुतासरा शख्स माजी में हिमाचल प्रदेश से वापस आया है, ताहम अभी तक उनके गैर मुल्की सफर की कोई तारीख सामने नहीं आई। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 केरल से हैं। में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया है। ये जो व्यक्ति है, ये 32 साल के हैं और ये पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं और इनका कोई भी हिस्ट्री जो है वो विदेश यात्रा की नहीं है, लेकिन इनको स्किन लेजन की प्रॉब्लम हो रही थी, फीवर आ रहा था, ऐसे सिम्टम्स थे और अभी पुष्टि हो गई है। इनको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जो है वो भर्ती कराया गया है। कल ही WHO ने अलर्ट किया था मंकी पॉक्स को लेकर, क्योंकि 3 केस पहले ही केरल थे और आज पहला केस दिल्ली में आ गया है। WHO भी जो है वो
लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। तो अब तक दिल्ली में कोई केस नहीं था, पहली जो केस है उसने दस्तक दे दिया और कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को लेकर पहले ही WHO ने सतर्क कर दिया था, वहीं डॉक्टर्स का भी कहना था। और इसको देखते हुए LNJP में भी 6 वार्ड का जो है वो बेड सेटअप किया गया है। तो तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स ने कर ली है, क्योंकि WHO ने साफ करार कर दिया था क्योंकि ये भी जो बीमारी है ये लोगों से लोगों में फैलती है और इसका अब तक जो है वो गंभीरता जो है वो देखी गई है। हालांकि इसका डेथ रेट इतना नहीं है, डेथ रेट अभी तक पाया नहीं गया है, लेकिन ये भी एक गंभीर बीमारी है और ये एक जन से दूसरे जन तक पहुंचती है। तो अभी के लिए चिंताएं सबकी बढ़ गई हैं क्योंकि पहला केस जो है वो दिल्ली तक आ गया है, जो कि सबके लिए एक चिंता सामने ला रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुज़श्ता 2 सालों में कोरोना वायरस ने दुनिया के बेशतर ममालिक में तबाही का मंजर पेश किया। कई ममालिक अब भी इस वायरस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस ने दुनिया भर में मजीद तशवीश पैदा कर दी। दुनिया के कई ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के बाद मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। इसके साथ ही WHO ने भी मंकी पॉक्स के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि WHO अब मंकी पॉक्स के फैलने को आलमी सेहत के लिए एक संगीन खतरे के तौर पर देख रहा है। अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर साल 60,000 फौजी रिटायर होते हैं, जिनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साला कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर होने वाले हजारों अग्निवीरों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म की इस स्कीम से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों खतरे में पड़ गए हैं। अमेठी से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से कबल ही पोस्टर बार देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी की बेटी के मुबैना गैर कानूनी बार को लेकर अमेठी में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में स्मृति ईरानी के लिए गैर महजब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। यह पोस्टर अमेठी बस स्टैंड पर देर रात नामालूम अफराद ने चस्पा किए। पोस्टर की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर निकलवाए। ये पोस्टर अमेठी को कोतवाली इलाके के बस स्टैंड पर लगाए गए थे। शिवसेना पर दावा को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कैंप और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान जंग जारी है। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बगैर शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश न करें, हम खामोश नहीं रहने वाले हैं। हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र जी का कि हमने कैसे दगाबाजी की, शिवसेना ने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हमने ये शिवसेना की सरकार। कौन सी शिवसेना? ठाकरे जी के बगैर शिवसेना बन सकती है क्या? बाला साहब ठाकरे जी के बगैर, उद्धव ठाकरे जी के बगैर आप ये देश सोच भी सकता है शिवसेना? आप किसको खत्म करना चाहते? इसलिए मैंने ट्वीट किया है कि आप कैसे झूठ बोल रहे थे। आपने कहा है उस वक्त 2019 में पावर शेयरिंग 50-50, पदों का भी बंटवारा 50-50, उसमें मुख्यमंत्री पद भी है। बाद में आपने पलटी मारी है, यह आपने आज मैंने बताया है। आप कितने झूठ बोल रहे हो। और लाउड स्पीकर बंद करो, आपकी जो लाउड स्पीकर नहीं है, अपनी तो पुंगी है। लाउड स्पीकर शिवसेना का है, बजेगा चलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो हमारा आवाज दबाने की, वो चलता रहेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को वो फूड कैपिटल इंडिया बनाने की तरफ काम करेंगे। जितने भी दिल्ली में फूड हब्स हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। फिलहाल 2 हब्स को मुंतखब किया गया है। फूड कैपिटल ऑफ इंडिया वैसे तो कहा जाता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इसको आगे इस कॉन्सेप्ट को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है। दिल्ली के जितने फूड हब्स हैं उन फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा। कोई ऐसा है जहाँ पे तिब्बतन खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ चाइनीज़ खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ पंजाबी खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ, और कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे हर तरह का खाना मिलता है। फूड हब्स हैं दिल्ली के अंदर। इन फूड हब्स को डेवलप करने का हमारा प्लान है। इन फूड हब्स के अंदर एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे,
वहाँ का सड़कें, बिजली, पानी, सफाई, वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। दूसरा, उस फूड हब के अंदर फूड सेफ्टी का हम पूरा इंतजाम करेंगे, ताकि जो फूड सेफ्टी और हाइजीन की जो गाइडलाइंस हैं उनको सभी लोग फॉलो करें। इसका सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ये 2 फूड हब्स पहले फेज़ के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, मजनू का टीला और दूसरा है चांदनी चौक। चांदनी चौक में आसपास काफ़ी ऐसा है जो कि फूड हब वहाँ पे बनाया जाएगा। अब हम एक डिज़ाइन कंपटीशन करवाएंगे जिसमें देश की सबसे मशहूर आर्किटेक्चर फर्म्स को इनवाइट किया जाएगा कि आप अपना डिज़ाइन दीजिए कि इन दोनों मार्केट्स को कैसे डेवलप किया जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर करनूल के कलेक्टर ने तहनीत पेश की। इस मौके पर शेख जाफरीन के वालिदैन भी मौजूद थे। कलेक्टर कोटेश्वर राव ने कहा कि आलमी सतह की खिलाड़ी शेख जाफरीन का ताल्लुक करनूल जिले से है। हमें बहुत खुशी है, शेख जाफरीन ने अब तक 20 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। 2022 डेफ ओलंपिक में कामयाबी के बाद जगन हुकूमत ने उन्हें मकान की अराजी फराहम करने का वादा किया था। इसी के मुताबिक आज जाफरीन के वालिद को 10 सेट अराजी मकान तामीर करने के लिए फराहम की है। जिला कलेक्टर और पानीम रुकन असम्बली की मौजूदगी में शेख जाफरीन के वालिद को मकान की अराजी का पट्टा दिया गया। और वहीं शेख जाफरीन को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने में उनके वालिद का बहुत बड़ा हाथ है। जाफरीन की खातिर उनके वालिद ने अपना मकान, अराजी और यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवरात भी फरोख्त कर दिए थे। हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने शेख जाफरीन के वालिद से बातचीत की। हमारे साथ डेफ ओलंपिक की विनर, ब्रॉन्ज विनर जो शेख जाफरीन है वो यहाँ पर है। आज रियासती हुकूमत की जानिब से उनकी कारनामों को देखकर उन्हें जो है हाउस का पट्टा दिया गया है और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पूरे होंगे। इसके मुताल्लिक़ हम उनके वालिद हमारे शेख एडवोकेट जाकिर साहब से बात करेंगे कि वो ये 17 साल दौर में उन्होंने किस किस्म की जो है ट्रेनिंग दिया और ये जो बड़ा पोजीशन उन्हें हासिल हुआ है उन्हें किस किस्म के जो है परेशानियों का, खुशियों का और जो भी सामने करना पड़ा है वो हमें बताएं। जाफरीन 17 साल से टेनिस खेल रही है। उसमें अब तक ये 17 साल में 9 इंटरनेशनल टेनिस क्या बोलते हैं मेडल्स लेके आई इंडिया को और 8 गोल्ड मेडल्स, नेशनल गोल्ड मेडल्स लेके आए। तो हालांकि लास्ट मई 1 तारीख से 15 तारीख तक जो ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक्स हुए थे उसमें जाफरीन को मेडल मिला है और ये दूसरा मेडल है। और 2017 में भी डेफ ओलंपिक्स तुर्की में हुआ था तो उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल और ये इस बार सेकंड मेडल भी मिला है। मेरे को घर नहीं और जगह भी नहीं, तो आप थोड़ा मेरे को जगह देने से मैं थोड़ा घर बन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो एक ही महीने में मेरे को आज हमारे कर्नूल कलेक्टर कोटेश्वर राव जी जाफरीन को 10 सेंट जगह आज दिए हैं और हमारे पानियम एमएलए काटसानी रामभूपाल रेड्डी साहब के हाथों से देने लगा है। आज बहुत हमारा खुशी का दिन है आज, क्योंकि 17 साल की मेहनत में ये हम हाउस साइड दिए हैं। तो इससे पहले आपने जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब से आपसे क्या क्या बात हुई और जाफरीन को उन्होंने क्या वादे किए और वो क्या पूरे होने वाले हैं? हाँ, हम मई के महीने में 1 तारीख से 15 तारीख तक जो ब्राज़ील में हुआ था डेफ ओलंपिक्स, उसमें हमारे पूरी इंडिया से 74 प्लेयर्स उसमें भाग लिए थे। डिफरेंट कैटेगरी में 11 कैटेगरी में, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, रेसलिंग हो, ऐसे डिफरेंट कैटेगरी में। तो हमारे इंडिया को इस डेफ ओलंपिक्स में 2021 का
तो हमारे को 8 गोल्ड मेडल आए इंडिया का और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए, 1 सिल्वर मेडल आया। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनके घर बुला के इंटरेक्शन किए इन लोगों सभी से। तो उसमें उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी आइंदा आगे भी हम सपोर्ट करेंगे। बताया कलेक्टर साहब को कि आपको जाफरीन की ट्रेनिंग के लिए घर भी भेज देना पड़ा, तो ऐसी क्या ज़रूरत आई कि आपने जो है घर भी फ़रोख्त कर दिया? कॉस्टली गेम है। अभी महीने में मेरे को 1,40,000 रुपये मुझे खर्च हो रहा था, तो मेरे पास पूरे ख़त्म हो गए थे पैसे। जब ये दूसरा रास्ता कोई नहीं था, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था। जाफरीन को एक बेहतरीन अच्छे प्लेयर बनाना चाह रहा था मैंने, और इंडिया को बार बार मेडल लाने के मेरे को एक जिद थी। तो जाफरीन को भी इंटरेस्ट था कि खेलने का, तो उसलिए मैंने जो भी मेरा घर था और जगह थी और मेरे वाइफ का गोल्ड भी मैंने सेल करना पड़ा, सब कुछ मैंने जाफरीन के कोचिंग के लिए मैंने भेज दिया, क्योंकि कोई स्पॉन्सर आगे नहीं आया और गवर्नमेंट भी मेरे को उतना फुलफिल नहीं कर सकी। थोड़ा बहुत करी है, लेकिन मेरे को ट्रैवलिंग के लिए कहीं महीने में 2-3 टूर्नामेंट खेलना है, तो मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए होना पड़ता था। तो इसलिए मेरे को ये सब बेचना पड़ रहा था। और आने वाले 2025 में फिर जापान में डेफ ओलंपिक्स होना है, तो उसमें इस बार अच्छा मेहनत करके गोल्ड मेडल इंडिया को लाना बोल के कोशिश में है हम। अभी ये नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है स्लोवेनिया को, उसमें अभी ट्रेन हो रही है, और बेंगलुरु के अंदर PBA टेनिस एकेडमी है, उसमें जाफरीन को कोचिंग दे रहे हैं। शुक्रिया। एडवोकेट जाकिर साहब थे जो जाफरीन के वालिद साहब हैं। उन्होंने बताया कि 17 साल की मेहनत के बाद उन्हें कुछ फल मिला है। जगनमोहन गवर्नमेंट ने जो है उन्हें आइडेंटिफाई करके 10 सेंट जगह दी है, और भी हुकूमत को बहुत सारी मदद जो है इनको देना लाजमी है, क्योंकि ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और मेडल्स हासिल करने के लिए, इसे यकीनन हुकूमत की मदद होना दरकार है। मज़ीद हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे और मेडल्स हमारे मुल्क के लिए हासिल करेंगे। करनूल से मैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन मुरली कृष्णा के साथ। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।